Hey everyone, welcome back to yet another lecture. Today we will discuss about precision agriculture, what precision agriculture is, what are the components of precision agriculture, what are the principles of precision agriculture, how it is relevant in Indian agriculture system, what is the scope of precision agriculture, etc. 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 Before diving into the topic, let me tell you, अगर आपको कोई भी लेक्चर मेरे चैनल पे अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए और अपना जो फ्रेंड्स या जूनियर जो भी कोई भी प्रिपेयर कर रहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उसके साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी उससे थोड़ा बेनिफिटेड हो। अगर आपको कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है, कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर अच्छा नहीं लगता है मेरे चैनल पे, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर मेरा हैंड राइटिंग या फिर समझाने का तरीका उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आप उसको कमेंट करके बताइए ताकि हम उसको फर्दर इंप्रूव कर सके, या फिर आप उसको डिसलाइक कीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। Either you like it or dislike it, right? Let's start with today's topic, precision agriculture. Don't worry, मैं व्हाइट बोर्ड में कुछ भी नहीं समझाने वाला हूँ, मैं उसको पीपीटी में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से समझा नहीं सकते। डायग्राम वगैरह हो गया या फिर जितने भी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है प्रिसिजन एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पे इतना अच्छे से मैं उसको एलाबोरेट नहीं कर सकता और पिक्चोरियल व्यू भी यहाँ पे दिखा नहीं सकता। तो हम पीपीटी के थ्रू उसको पढ़ेंगे और यहाँ पे जनरली मैं जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। प्रिसिशन एग्रीकल्चर, अगर हम ये फ्रेज जो है इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये आता है, एक प्रिसिशन आता है और एक एग्रीकल्चर। वी हैव ऑलरेडी नो व्हाट एग्रीकल्चर इज, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिसिशन एंड व्हाट इज प्रिसिशन एग्रीकल्चर। सो प्रिसिशन मतलब हमको एक पर्टिकुलर वर्क को प्रिसाइजली करना है, राइट? सो यहाँ पे क्या प्रिसाइजली करना है हमको? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उसको प्रिसाइजली कर रहे हैं। कैसे प्रिसाइजली करना है? जैसे हम सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर कहीं पे क्रॉप्स रेज कर रहे हैं, क्रॉप हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं। कौन सी रिसोर्सेस है? जैसे एनवायरमेंटल कुछ रिसोर्सेस है, या फिर सॉइल से कुछ रिसोर्स आ रहा है जैसे न्यूट्रेंट हो गया, वाटर हो गया, और कुछ रिसोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर कल्टिवेशन प्रैक्टिस। सो हमको वो रिसोर्सेज को प्रिसाइजली मैनेज करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सके, हमारा जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है उसको हम एनहांस कर सके, हम डिफरेंट लॉसेस को अवॉइड कर सके, हम इरोजन को प्रिवेंट कर सके, हम क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सके, राइट? तो ये सारे चीज करने के लिए हमको प्रिसिशन एग्रीकल्चर का जरूरत है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट वेरिएबिलिटी। हमको पता है कि कोई भी दो लैंड, कोई भी दो प्लॉट आप ले लीजिए, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिर बायोलॉजिकल हेल्थ है या बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है सॉइल का, वो सिमिलर नहीं है। दो जगह में हमको डिफरेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी मिल जाएगा, दोनों प्लेस में हमको डिफरेंट लेवल ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाएगा, राइट? इसके लिए हमारा जरूरत है कि हम प्रिसाइजली इसको मैनेज करने के लिए हमको जो रिसोर्स इन्वेंटरी करना पड़ेगा, क्या क्या रिसोर्सेस वहां पे अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेस वहां पे लिमिटेड है जो कि क्रॉप यील्ड को लिमिट कर रहा है, राइट? हमारा जो पोटेंशियल यील्ड है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन में। तो इट्स ऑल अबाउट वेरिएबिलिटी। दोनों प्लेस में कितना वेरिएबिलिटी है, राइट? प्लेस ए में क्या है क्या नहीं है, प्लेस बी में क्या है क्या नहीं है, कितना है और कितना हमको चाहिए वहां पे सप्लाई करना, ताकि हम जुडिशियसली जो इनपुट है हमारा उसको मैनेज कर सकें। सो वेब्स्टर एंड ओलिवर, इन्होंने क्या बोला था कि इट वुड बी ए सिंपल मैटर टू डिस्क्राइब द अर्थ सरफेस इफ इट वेयर द सेम एवरीवेयर। द एनवायरनमेंट हाउएवर इज नॉट लाइक दैट, देयर इज ऑलमोस्ट एंडलेस वैरायटी। सो ये इन्होंने क्या बोला कि अगर सब जगह सिमिलर होता, सारे प्लेस में सॉइल हेल्थ जो है वो सिमिलर रहता, जो भी पीएच हो गया, ईसी हो गया, या फिर जो भी न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी हो वो सिमिलर होता अगर सारे प्लेस में, तो फिर हमको इतना ओरिड होने का कोई जरूरत नहीं है, राइट? हमको एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन प्रैक्टिस फॉर एक क्रॉप हमको रिकमेंड कर देना है और वही हम 50 साल 100 साल उसको अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन हर जगह वेरिएबिलिटी है, इसीलिए हमको हर जगह डिफरेंट रिकमेंडेशन करना पड़ रहा है, हर जगह डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो करना पड़ रहा है, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट वेरिएबिलिटी। सो व्हाट आर द definitions, different definitions of precision agriculture? Precision agriculture is a technology-driven approach where crop management done considering spatial and temporal variation in soil, rainfall and other resources. यहाँ पे variability हम जो ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं?
हमारे पास जितना रिसोर्सेस है उसका वेरिएबिलिटी हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे सॉइल में क्या क्या वेरिएबिलिटी है, रेनफॉल कैसा वेरिएशन हो रहा है प्लेस टू प्लेस, देन अदर रिसोर्सेज जो भी है हमारे पास, एग्रोकेमिकल्स हो गया या फिर सीड फर्टिलाइजर, जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में हम यूज कर रहे हैं, उसका वेरिएबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल्स, डिफरेंट लोकेशन में कैसा वेरिएबिलिटी है एंड टेम्परल टाइम डायमेंशन में कैसा वेरिएबिलिटी है उनका। तो इसको लेके हम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अप्रोच एक है ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये सारे वेरिएबिलिटी को कंसिडर में लेके हम डिफरेंट रिसोर्सेज को वहाँ पे यूज कर रहे हैं। Then another definition was precision agriculture is an art and science of utilizing innovative site-specific technique for management of spatial and temporal variability using affordable technology for enhancing output efficiency and profitability of agricultural production in environmental responsible manner। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबल मैनर। हमारा जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो जनरली कैपिटल इंटेंसिव होता है, एग्रोकेमिकल डिपेंडेंट होता है, देन हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं डिफरेंट एग्रोकेमिकल अप्लाई करके। लेकिन प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम एनवायरनमेंट को कंसीडर में ले रहे हैं एंड स्पेशल एंड टेम्परल वेरिएबिलिटी को कंसीडर में लेके हम डिफरेंट रिसोर्स को यूज कर रहे हैं ताकि रिसोर्स यूज एफिशिएंसी हम एनहांस कर सके, यील्ड को भी हम इंक्रीज कर सकें। सो देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमको अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में हमको वेरिएबिलिटी को एक प्लेस में, एक पर्टिकुलर फील्ड में हमको वेरिएबिलिटी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसा वेरिएशन है उस कंडीशन में, डिफरेंट लोकेशन में कैसा वेरिएबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सॉइल कंडीशन, सॉइल एट्रीब्यूट्स लाइक सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, देन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स लाइक रेनफॉल वेरिएशन एक्सेट्रा। सो उसके बाद हमको क्या करना है, असेसिंग एंड मैनेजिंग दैट वेरिएबिलिटी। उसको असेस करना पड़ेगा, वो वेरिएबिलिटी क्या है उसको स्टैकिंग करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको मैनेजमेंट अप्रोच वहां पे लेना पड़ेगा। देन हमको साइट स्पेसिफिक एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन करना है, राइट। एज एन एग्रोनॉमिस्ट हमको एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन करना है उस पर्टिकुलर साइट के लिए कि कितना स्पेसिंग वहां पे रखना चाहिए, कौन सी टाइम में हमको सोइंग करना चाहिए, राइट। अगर रेनफॉल लेट में हो रहा है तो फिर लेट में सोइंग करना चाहिए, या फिर ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए वहाँ पे, या फिर रेनफॉल अर्ली विथड्रॉल हो रहा है रेनफॉल, या फिर वहाँ पे फर्टिलिटी लेवल लो है तो हमको 25% या फिर 30% मोर फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे फर्टिलिटी लेवल हाई है तो हमको जितना रिकमेंडेड है उससे 25% लेस फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए उस प्लेस में। तो ये सारे कुछ एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट हमको वहाँ पे साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन करना चाहिए। तो क्या प्रिंसिपल है, पहले तो हमको अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी, उस कंडीशन में वेरिएबिलिटी कैसा बिहेव कर रहा है, वेरिएशन इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद असेसिंग एंड मैनेजिंग दैट वेरिएबिलिटी, उसके बाद साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन करना है। इन फील्ड वेरिएबिलिटी इज कंसिडर्ड द एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हमको इन फील्ड वेरिएबिलिटी को स्टडी करना रहता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर। बोथ टेम्पोरल एंड स्पेशल वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट इन फील्ड। As we have already discussed, two fields have never been similar in terms of different resource availability and resource use, and timely collection and analysis of variation using remote sensing, GIS and GPS. Okay, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंस ये सारे कुछ कंपोनेंट्स है प्रिसिजन एग्रीकल्चर। रिमोट सेंसिंग मतलब हम विदाउट बीइंग इन टच विद प्लेस, और हम लोग फील्ड में ना घूमें, हम घर बैठे या फिर कहीं दूसरे जगह पे रह के भी वो फील्ड का कंडीशन क्या है, उस वहाँ पे प्लांट का कंडीशन, प्लांट का हेल्थ कैसा है, उसको असेस कर सकते हैं। ये रिमोट सेंसिंग का मेन पर्पस है। देन GIS क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो इसमें हम असेस कर सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या डेफिशिएंट है, क्या क्या ज़्यादा है वहाँ पे रिसोर्सेस, तो उसी हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। GPS मतलब एक लोकेशन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लेके एक प्रिसाइज कोऑर्डिनेट, हम जो प्लेस का वेरिएबिलिटी देखते हैं उसका कोऑर्डिनेट हम असेस करते हैं। तो ये तीनों चीज को रिमोट सेंसिंग, GIS एंड GPS लेके हम वेरिएबिलिटी मैनेज करेंगे एक पर्टिकुलर फील्ड में। देन यील्ड मॉनिटरिंग, अगर हम यील्ड को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, हिस्ट्री में कैसा यील्ड दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल क्वालिटी, तो हम उसको फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। उसके हिसाब से हमको यील्ड के हिसाब से हमको मैनेज करना पड़ेगा जो भी वेरिएशन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। देन मैनेजिंग वेरिएबिलिटी विथ साइट स्पेसिफिक एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन, हमारा जो नॉर्मल एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन है उसको थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पोरल एंड स्पेशल वेरिएबिलिटी, राइट। देन यील्ड मैप,
हम जो यील्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं उससे हम यील्ड मैप डेवलप करेंगे। तो कहाँ पे कम यील्ड आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा नेशनल एवरेज या फिर स्टेट का एवरेज है, या कहाँ पे ज़्यादा यील्ड आ रहा है, उसके हिसाब से क्यों इतना कम आ रहा है या फिर क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो कौन सी कंडीशन इसको फेवर कर रहा है ज़्यादा आने के लिए, तो उस कंडीशन को हम एमुलेट करेंगे या फिर मैनिपुलेट करेंगे इन डिफरेंट जहाँ पे कम यील्ड आ रहा है, राइट। तो उस हिसाब से यील्ड मैप हम डेवलप करेंगे। देन एयरबर्न फोटोग्राफी यूजिंग यूएवीज एंड हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी कौन लेता है? हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर कुछ लगा रहता है सैटेलाइट्स में, तो वो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी लेके हमको बता देते हैं कि इस फील्ड में ये चीज़ ये रिसोर्स वेरिएबिलिटी इतना है, राइट। देन वेरिएशन मस्ट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। हम कहीं पे भी प्रिसिशन एग्रीकल्चर मतलब हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे वेरिएबिलिटी जो है वो एक थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं है, एक डिस्टिंक्ट वेरिएबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे प्रिसिशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना नामुमकिन है, राइट। अगर हम एक प्लॉट में 3 स्ट्रिप ले रहे हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी है, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं है वो वेरिएशन, तो हमको इम्पॉसिबल है कि हम उसको वहाँ पे प्रिसिशन एग्रीकल्चर अप्लाई कर सकें, राइट। अगर वेरिएशन वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तब it is possible to apply precision agriculture in that particular field. Then components of precision agriculture. What are the components of precision agriculture? So precision agriculture are different components like जैसे मैं बताया GIS, Geographic Information System, GPS, Global Positioning System, Remote Sensing, Variable Rate Technology, Yield. क्या क्या है? GIS, Geographic Information System. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में क्या क्या हर चीज़ का इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। क्या क्या रिसोर्सेज है, कौन सी रिसोर्सेज ज़्यादा है, कौन सी रिसोर्सेज कम है, क्या क्या वेरिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लोकेलिटी में। देन जीपीएस मतलब उस प्लॉट का कोऑर्डिनेट, राइट। लैटिट्यूड क्या है उस प्लेस का, लॉन्गिट्यूड क्या है, राइट, या फिर अल्टीट्यूड क्या है। तो प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेट हमारे पास होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग मीन्स हमारे पास रिमोटली असेस करने का जो कैपेबिलिटी होना चाहिए, जैसे कि यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया या फिर सैटेलाइट्स हो गया, हमारे पास उसका असेस होना चाहिए। देन वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट वेरिएबल रेट एप्लीकेटर आजकल मार्केट में है, जैसे लेजर एडेड लैंड लेवलर, देन फर्टिलाइजर वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, राइट। So there are different variable rate technology are now available which we can implement in our field. Then yield assessment and yield monitoring, right? So these are geographic information system, global positioning system, variable rate technology, yield monitoring, remote sensing, use of land laser leveler. Okay. So advantages of precision agriculture. What are the advantages of precision agriculture? हम precision agriculture करने से हमको क्या advantage मिलेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ का हमको अगर advantage नहीं मिल रहा है उससे, तो हम क्यों करेंगे उस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर वहाँ पे जैसे हम डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ले रहे हैं टू प्रिवेंट इरोजन। अगर हम ऑलरेडी लेजर गाइडेड जो लेजर एडेड लैंड लेवलर यूज करके वहाँ पे ऑलरेडी हम जो कंटूर है, लैंड का जो कंटूर है, या फिर लैंड को लेबलिंग करने से जैसे इरोजन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर इरिगेशन मैनेजमेंट वहाँ पे इजी करने के लिए हम लैंड को जो है लेवल कर सकते हैं। देन हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम प्रिसाइजली न्यूट्रिएंट ऑफ या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसको प्रिसाइजली अप्लाई कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में भी अप्लाई करके उतना यील्ड अचीव कर सकते हैं, राइट। देन हमको जितना वाटर चाहिए होता है उतना वाटर हम सप्लाई कर सकते हैं यूजिंग प्रिसिशन एग्रीकल्चर, राइट। तो रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, जितना भी फर्टिलाइजर है, इरिगेशन वाटर है, उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको रिड्यूस कर देगा। देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जो भी प्रोडक्शन एफिशिएंसी हम टाइमली या फिर जैसे हम टाइमली रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं या फिर जितना क्वांटिटी चाहिए उतना रिसोर्सेज हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है क्रॉप का वो भी हम एनहांस कर पाएंगे। इंक्रीज रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, जैसे हम बताएं कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी, ये सारे चीज़ हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन रिडक्शन इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हम जितना क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए या फिर एग्रोकेमिकल चाहिए उतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जो लॉसेस है वो कम होगा, तो फिर एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन इरोजन कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर। व्हाट आर द बैरियर्स in adoption of precision agriculture? Precision agriculture is generally not a cup of tea for Indian farmers because
हम इंडिया में क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, उनका इकोनॉमी कंडीशन इतना अच्छा नहीं रहता है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, राइट। सो प्रिसिजन एग्रीकल्चर एक टीडियस एंड एक हाईली इंजीनियर्ड या फिर आप बोल सकते हो कि हाईली एडवांस टेक्निक है। तो इंडियन फार्मर्स इसको जनरली अडॉप्ट नहीं कर सकते ड्यू टू देयर सोशियो इकोनॉमिक challenges. Then technological barrier is there, as I have mentioned that this uses sophisticated instruments, like कहीं पे सैटेलाइट यूज हो रहा है, कहीं पे आजकल यूएवी यूज हो रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर जो जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, राइट। तो यूज हो रहा है, लेकिन फार्मर्स क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास उतना कैपिटल नहीं है, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है कैसे ड्रोन को ऑपरेट किया जाए, राइट। और उनके पास इतना भी मतलब लार्ज फील्ड नहीं है जहाँ पे वो ड्रोन बेस्ड फार्मिंग कर सकते हैं। देन अप्रोप्रिएट डाटा एनालिसिस एक सोफिस्टिकेटेड डाटा एनालिसिस, बहुत सारे डाटा जनरेट होता है प्रिसिजन एग्रीकल्चर से, सैटेलाइट बेस्ड डाटा जनरेट होता है, तो एक सोफिस्टिकेटेड डाटा एनालिसिस चाहिए होता है। तो हमारा डाटा एनालिसिस सेक्टर भी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है अभी इंडिया में। देन लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल फार्म होल्डिंग होने की वजह से जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है थ्रू हमारा प्रिसिजन एग्रीकल्चर, वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। So science is not like, science has developed a lot and we do not have that much challenges in terms of data acquisition, in terms of technology, right। हमको अभी गूगल सर्च कर सकते हैं, हम अभी किसी भी रिसर्च पेपर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हम अभी कोई भी टेक्नोलॉजी को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट में। तो हम इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? क्योंकि हमारा जो मेन चैलेंज है अभी वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन फार्म में जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम ले रहे हैं, उसमें हम इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको हम फार्म में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा मेन लैकुना है अभी की कंडीशन में, राइट। सो व्हाट इज द चैलेंज? द मेजर चैलेंज इज डिलीवरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू फार्म सच दैट इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन सपोर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, फार्म में जो हम डिसीजन ले रहे हैं या फिर फार्मिंग कम्युनिटी जो डिसीजन ले रहा है फार्म में, तो वहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना उस डिसीजन प्रोसेस में, वो हमारा मेजर चैलेंज है अभी के कंडीशन में। सो व्हाट इज देन, लेट्स सी वन बाय वन द कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज जीआईएस? जीआईएस मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम डिफरेंट, इस फ्रेज से आपको क्या समझ में आ रहा है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। सो ये एक सिस्टम है जो कि जियोग्राफिक मतलब एक पर्टिकुलर लैंड का, वहाँ का इंफॉर्मेशन हमको देता है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस एग्रीकल्चर में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो सारी चीज़ प्रोवाइड करता है जीआईएस। मतलब सपोज एक पर्टिकुलर लैंड हो गया या फिर सॉइल हो गया, वहाँ पे सपोज पीएच कैसा है, वहाँ पे सपोज ईसी कैसा है, वहाँ पे सपोज ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कैसा है, वहाँ पे सपोज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है, वहाँ पे अदर रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है, ये सारे चीज़, वहाँ पे क्रॉप हिस्ट्री क्या है, ये सारे चीज़ हमको जीआईएस से पता चलता है, राइट। ये पता करके फिर यहाँ पे ऐसे मैप बनाता है जीआईएस, राइट। डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट मैप वो प्रोड्यूस करता है, राइट। सो let's see what is being written here. Computer software that stores, analyze and displays special data and its corresponding attributes. So जैसे कि मैं बताया, कोई भी एरिया का स्पेशल डाटा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एनालिसिस करता है जीआईएस। Attributes include soil type, pH, salinity level, nutrient level and crop history. GIS can overlay multiple data map, जैसे मैं बताया कि overlay करता है. Then GIS can store, calculate and model current and historical data. Maps are the main visual output, but it can include report, table and chart. So GIS का काम क्या है? रिसोर्स इन्वेंट करना। देन GIS एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक GIS सीट आप देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल ऑफ GIS है। जैसे कि यहाँ पे जो आउटर जो अपर वाला GIS मैप हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा लेयर ऑफ ईल्ड का डाटा लेयर ये रिप्रेजेंट करता है कर रहा है। और ये सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाटा लेयर ऑफ टोपोग्राफी फ्रॉम ए डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल एलिवेशन मॉडल यूज करके ये टोपोग्राफी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन ये जो थर्ड वाला या फिर लोएस्ट जो मैप दिखा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाटा लेयर ऑफ सॉइल कंडक्टिविटी या फिर सैलिनिटी लेवल या फिर ईसी का ये प्रेजेंटेशन है। तो इससे आउटपुट क्या मिलता है हमको कि दिस इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ एरिया ऑफ लो यील्ड एंड हाई
EC इंडिकेटिंग पॉसिबल सैलिनिटी प्रॉब्लम और फर्टिलिटी डिफरेंसेस। सो यहाँ से हमको पता चलता है कि यहाँ पे सैलिनिटी लेवल जो है हाई है, इसीलिए हमारा जो यील्ड है लो है। तो this can you can refer in precision agriculture system. So GIS can be used to predict fertilizer needs across the field. So ये GIS एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि हमको salinity लेवल को एड्रेस करना चाहिए। देन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GIS एक कंपोनेंट था, उसके बाद और एक कंपोनेंट है GPS। GPS क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिसीव सैटेलाइट सिग्नल टू कैलकुलेट योर पोजीशन। ओके, GPS से हमको क्या पता चलता है? GPS हर एक सबका मोबाइल में भी अवेलेबल है, वहाँ से हमको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पता चलता है। यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एलिवेशन का पता चलता है। सपोज कोई भी प्लेस है, वहाँ वो कितना मेन सी लेवल से कितना ऊपर है, राइट, दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। वो जैसे सपोज ये ग्लोब हो गया, हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, राइट, लैटिट्यूड। इक्वेटर के साथ कितना डिग्री एंगल करके जो भी हमारा लोकेशन है। और ये जो प्राइम मेरिडियन के साथ जो भी वर्टिकल एंगल जैसे ऐसे ऐसे आप देखे होंगे ग्लोब में कुछ रेज है, लाइन्स है, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन का लैटिट्यूड क्या है, कितना नॉर्थ में है या फिर साउथ में है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कितना ईस्ट में है या वेस्ट में है, और अल्टीट्यूड है कितना मीटर अबोव मीन सी लेवल है। तो फिर उसके हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं, जो भी हमारा रिसोर्सेज है उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ए मैप इंडिकेटिंग डिफरेंट लोकेशंस विथ देयर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये अगर कोऑर्डिनेट्स हमारा पता नहीं चलेगा हमको, तो हम वेरिएबल रेट एप्लीकेटर यूज कैसे कर सकते हैं? कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में हमको कितना फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, या फिर कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर हमको लोकेशन पता नहीं है तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको प्रिसाइजली वहाँ पे क्या मैनेज करना है, कितना अप्लाई करना चाहिए, राइट, रिसोर्सेज। तो फॉर प्रिसाइजली अप्लाइंग द फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड या फिर इरिगेशन, वी हैव टू नो द पर्टिकुलर लोकेशन, राइट, कौन सी लोकेशन में कितना अप्लाई करना है, राइट। अगर वो फीड रहेगा हमारे सिस्टम में तो फिर वो जो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर है वो उसी कंडीशन में, उसी एरिया में, उसी लोकेलिटी में उसको प्रिसाइजली अप्लाई कर सकता है रिसोर्सेज को, राइट। देन सपोज दिस इज ए फॉस्फोरस वेरिएबिलिटी GIS मैप। सो यहाँ पे जैसे बता रहा है कि यहाँ पे हाई फॉस्फोरस लेवल है या फिर लो फॉस्फोरस लेवल है, तो हमारा जो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर क्या करेगा, वो वहाँ पे फॉस्फोरस को अप्लाई नहीं करेगा, जहाँ पे लो फर्टिलिटी लेवल है वहाँ पे फॉस्फोरस को वो अप्लाई करेगा, राइट। तो देन रिमोट सेंसिंग, ये अनदर कंपोनेंट है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू इमेज यूजिंग सैटेलाइट और एरोप्लेन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। वन इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग, अनदर इज पैसिव रिमोट सेंसिंग। जैसे कि कोई भी रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर खुद अपना रेडिएशन एमिट कर रहा है और उस बैक स्कैटरिंग रेडिएशन, उसी रेडिएशन जब स्कैटर होकर बैक आता है उसको कलेक्ट करके वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग, क्योंकि वो एक्टिवली कुछ रेडिएशन एमिट करके उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से क्या होता है, हम डिस्टेंस प्लेस से हम डायरेक्टली, हमारा जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट प्रेजेंस ना हो के भी कोई भी फील्ड में, हम किसी भी क्रॉप का हेल्थ या फिर कोई सॉइल का व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट सॉइल, हम उसको असेस कर सकते हैं यूजिंग रिमोट सेंसिंग। यहाँ पे सैटेलाइट भी यूज होता है, यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन भी यूज होता है, वहाँ पे डिफरेंट सेंसर लगा रहता है, तो ये रिमोट सेंसिंग का काम है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमोट सेंसिंग मैप, हाउ इट लुक्स। सो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे जो है बोल्ड व्हाइट लाइन्स एंड टील जो टिलेज जहाँ पे हुआ है वहाँ पे क्या है, डैसेस है, और जहाँ पे नो टिल्ड एरिया है वहाँ पे बोल्ड व्हाइट लाइन्स है। तो ऐसे इस टाइप का। और कहीं पे आपको सपोज वेजिटेशन दिखेगा, वहाँ पे ग्रीन दिखेगा, या फिर कहीं पे फॉरेस्ट दिखेगा, वहाँ पे रेड पैचेस दिखेगा, कहीं पे स्नो दिखेगा तो फिर वहाँ पे वाइट पैचेस दिखेगा। तो ये रिमोट सेंसिंग से ये हम लोग इजीली असेस कर सकते हैं। देन यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग, इससे क्या होता है, यील्ड अगर हम मॉनिटर कर पाते हैं कि कितना यील्ड हो रहा है कोई भी लोकेशन में, और डिफरेंट लोकेशन में कितना यील्ड वेरिएशन आ रहा है, और उसको हम मैप कर रहे हैं, तो फिर हमको इजीली एक आइडिया हो जाएगा कि फर्टिलिटी लेवल या फिर जो कॉन्स्टेंट्स है, हमारा सॉइल कॉन्स्टेंट्स हो गया, वेदर पैरामीटर कॉन्स्टेंट्स हो गया, तो वो हम इजीली असेस कर सकते हैं यील्ड मैप से और यील्ड मॉनिटरिंग से, राइट। आजकल डिफरेंट जो कंबाइन हार्वेस्टर है वहाँ पे डिफरेंट सेंसर्स माउंट होते हैं,
जो कि यील्ड असेस कर सकते हैं इजीली। यील्ड मॉनिटर्स आर अटैच्ड टू कन्वेयर्स और कंबाइंस टू मेजर ग्रेन यील्ड एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड। सो ये कुछ सेंसर बेस्ड जो है यील्ड मैपिंग एंड यील्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम। देन व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल एंड प्रिसिजन एग्रीकल्चर? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर हम क्यों प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि और यहाँ पे तो यील्ड भी ज़्यादा हो रहा है, प्रिसिजन एग्रीकल्चर भी इतना सारा लिमिटेशन है। सो व्हाई वी शुड गो फॉर प्रिसिजन एग्रीकल्चर रेदर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर? सो लेट्स सी what are the operations and what are the difference between precision agriculture and combined conventional agriculture. लैंड डेवलपमेंट और लेवलिंग में क्या होता है, कन्वेंशनल में हम लोग बुलॉक या फिर ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्क्रैपर और लेवलर यूज करते हैं, लेकिन प्रिसिजन एग्रीकल्चर में हम लेजर गाइडेड प्रिसिजन लैंड लेवलर यूज करते हैं, जो कि मोर एफिशिएंट देन दिस ट्रैक्टर ड्रिवन जो लैंड अपग्रेडर है। देन टिलेज में हम एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, टाइन, कल्टिवेटर, दीज आर बीइंग यूज्ड। देन इसमें प्रिसिजन एग्रीकल्चर में हम टिलेज के लिए न्यूमेटिक प्लांट, इंक्लाइन प्लांटर, वेजिटेबल एंड राइस ट्रांसप्लांटर, पोटैटो प्लांटर, शुगरकेन प्लांटर, डिफरेंट स्पेसिफिक क्रॉप स्पेसिफिक प्लांटर यूज करते हैं। देन इरिगेशन के लिए कन्वेंशनल में हम सेंट्रीफ्यूगल, सबमर्सिबल पंप, लिफ्ट इरिगेशन एक्सेट्रा यूज करते हैं, लेकिन प्रिसिजन में हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम कन्वेंशनल में मैनुअल, एनिमल ऑपरेटेड और इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर और डस्टर यूज करते हैं, लेकिन प्रिसिजन एग्रीकल्चर में हम सेल्फ प्रोपेल्ड पावर टिलर, स्प्रेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एयर स्टैटिक स्प्रेयर यूज करते हैं। देन हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के लिए कन्वेंशनल में हम सिकल एंड रिपर यूज करते हैं, प्रिसिजन एग्रीकल्चर में हम ग्रेन कंबाइन, शुगर कैन हार्वेस्टर, हाई कैपेसिटी मल्टीपल थ्रेशर, पोटैटो। एंड मेन पर्पज हमारा क्या है प्रिसिजन एग्रीकल्चर, हमको जो लॉसेस है उसको प्रिवेंट करना है, जो रिसोर्सेस है उसको एफिशिएंटली यूज करना है, और जो यील्ड है उसको इंक्रीज करना है। एंड विथ दैट हमको स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी को कंसिडर में लेके हमको रिसोर्सेस को यूज करता है। तो इसीलिए हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर डिफाइन जो प्रिसाइज इक्विपमेंट है, जो कि वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारा जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं उनको हम जनरली यूज करते हैं। तो व्हाई प्रिसिजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? ये तो कोई भी बता सकता है कि प्रिसिजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको न्यूट्रिएंट का यूज एफिशिएंसी, जैसे नाइट्रोजन का आपको यूज एफिशिएंसी पता है कि अराउंड 30% जो है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी रहता है, फास्फोरस का अराउंड 10% जो है फास्फोरस का न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी रहता है, पोटेशियम का 50% रहता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है अराउंड 2% 2 to 5% रहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। सो उसको हमको एनहांस करना पड़ेगा। क्यों 30%, क्यों 70% या 80% नहीं, क्यों यहाँ पे 2%, क्यों नॉट मोर देन 50%? सो हमको न्यूट्रिएंट मैनेज ऐसे करना है कि उसका जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हमको इंक्रीज कर पा रहे हैं हम, या फिर हमको जो हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं बाय गोइंग फॉर प्रिसिजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बिकॉज हमको ज़्यादा न्यूट्रिएंट अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर हम फर्टिगेशन अप्लाई कर रहे हैं या फिर शेड्यूलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हमारा जो रिसोर्स यूज है वो कम हो जाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घट जाता है, राइट? So, why precision nutrient management is important? Because nutrient variability within field can be very high, affecting optimum fertilizer rate. Then yield potential and grain protein can also vary greatly even within one field, affecting fertilizer requirement. Increasing fertilizer use efficiency will become more important with increasing fertilizer cost and environmental concern. So, ज़्यादा fertilizer अप्लाई करने से हमारा environmental concern भी ज़्यादा होता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा emit होता है, तो उस ग्रीन हाउस गैस को कंट्रीब्यूट करता है मेजरली। सो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिसाइजली न्यूट्रिएंट को मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम एनवायरमेंटल कंसर्न को भी एलिमिनेट कर सकें। देन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रिसिजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का 4R प्रिंसिपल से ये अप्लाई होता है। एक तो राइट प्रोडक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखना है ध्यान में। देन राइट टाइम में हमको अप्लाई करना है, जो भी न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है राइट टाइम विथ लाइक शेड्यूलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हमको परफेक्ट टाइम में करना है। जैसे फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर हमको बासल अप्लाई करना है, फॉस्फोरस को हमको बासल अप्लाई करना है, देन नाइट्रोजन को हमको स्प्लिट अप्लाई करना है, राइट? कौन सी राइट प्लेस में हमको अप्लाई करना है? जैसे जनरली हमको फॉस्फोरस को हिल या बैंड प्लेसमेंट में अप्लाई करना है, क्योंकि फॉस्फोरस इज लेस मोबाइल इन सॉइल, सो हमको फॉस्फोरस को रूट जोन में ही अप्लाई करना चाहिए। देन राइट रेट, सॉइल टेस्टिंग, बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग, यील्ड गोल एनालिसिस, क्रॉप रिमूवल बैलेंस, लाइक सॉइल बैलेंस, न्यूट्रिएंट बैलेंस, इसको कंसिडर करके हमको राइट रेट में अप्लाई करना है। सो क्या क्या 4R प्रिंसिपल हो गया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, प्रिसिजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का? राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट रेट में हमको अप्लाई करना है जो भी न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है। Then site-specific nutrient management is mainly focused on feeding of crops with nutrients as and when needed. Okay, site-specific nutrient management है क्या?
जिस टाइम में जितना भी न्यूट्रिएंट कोई भी क्रॉप को चाहिए होता है उतना न्यूट्रिएंट हमको सप्लाई करना है. ये है मेन पर्पज ऑफ साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. दिस इज द फीडिंग ऑफ क्रॉप विथ न्यूट्रिएंट एज एंड व्हेन नीडेड. ओके. So here fertilizers have played a key role in increasing crop production. As we know, cost of fertilizer is increasing day by day, and the current fertilizer practice result in high loss applied fertilizer. So this can also harming or polluting the environment and soil and water. So हमको साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जरूरत है दिस कंडीशन में. सो एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर. सो होल फील्ड एंड साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है. होल फील्ड में हम क्या करते हैं कि एक जो रिकमेंडेड डोज ऑफ प्रैक्टिसेस है उसको हम अप्लाई कर देते हैं. लेकिन जब साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात आता है वहाँ पे हम स्ट्रिप वाइज या फिर ग्रीड वाइज हमको देखना है कि फर्टिलिटी लेवल कितना है और उसको प्रिसाइजली हमको अप्लाई करना रहता है जो भी फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं. राइट. कहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी है वहाँ पे कम न्यूट्रिएंट अप्लाई किया जाता है, कहाँ पे कम फर्टिलिटी है वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट अप्लाई किया जाता है. और ये अप्लाई करता कौन है, ये अप्लाई करता है वेरिएबल रेट एप्लीकेटर. वेरिएबल रेट एप्लीकेटर. राइट. सो हियर कम्स वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी. वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी क्या है? बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी स्टेटस, बेस्ड ऑन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी स्टेटस, we have to apply the resources or we have to apply those fertilizer or we have to apply those agrochemicals so that we can increase the productivity, we can increase the productivity, we can increase the resource use efficiency. Right. So हमको क्या करना है, हमको वेरिएबल रेट एप्लीकेटर यहाँ पे यूज़ करना है जो कि एक मशीन लर्निंग या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ रहता है. यहाँ पे जो जीपीएस फीड रहता है या फिर यहाँ पे एक टैंक रहता है. सपोज आप देख सकते हो यहाँ पे एक टैंक है और इसमें इलेक्ट्रिक और सिस्टम लगा रहता है और ये कंप्यूटर ऑपरेटेड रहता है और यहाँ पे जीपीएस बेस्ड एप्लीकेशन होता है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या फिर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन रहता है. Precision agriculture technology such as variable rate fertilizer applicator can increase cotton profitability by improving. So this is a research paper by Philip et al. So यहाँ पे क्या होता है, ये एक शो कर रहे हैं कि कॉटन का yield इंक्रीज हो रहा है और यूज एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन कॉटन इंप्रूव हो रहा है बाय यूजिंग प्रिसिजन एग्रीकल्चर बेस्ड वेरिएबल रेट एप्लीकेटर. राइट. सो हमारे पास और भी कुछ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने के लिए और भी कुछ टेक्निक है, जैसे कि हम डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं. सिंपल टूल इज लीफ कलर चार्ट. दिस इज लीफ कलर चार्ट. देर आर फोर स्ट्रिप लीफ कलर चार्ट एंड 6 स्ट्रिप लीफ कलर चार्ट. सो दिस आर बीइंग यूज्ड फॉर नाइट्रोजन शेड्यूलिंग. नाइट्रोजन शेड्यूलिंग इन सीरियल्स के लिए लीफ कलर चार्ट यूज होता है. और इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी एक हम लीफ लेके का रिकमेंडेशन कुछ रहता है कि फुल्ली ओपन लीफ उसको लेके हमको स्ट्रिप में दिखाना है कौन सी कलर, अगर वो दैट कलर से अगर ज़्यादा लाइटर हो रहा है उस कलर ऑफ द लीफ, देन हमको 25 to 30 kg नाइट्रोजन वहाँ पे अप्लाई करना है. हमको ये पता चलता है कि नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल कंटेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो अगर नाइट्रोजन कम है उस फील्ड में तो फिर वो येलोइश शो करेगा, तो वहाँ पे नाइट्रोजन अप्लाई कर देना है. And another thing is laser land leveler, that is being used to level the land, okay, remotely, and that is being used to level the land using the GPS technology. Right. Laser land leveler is a process of smoothing of land surface from its average elevating using laser equipped and drag buckets. Right. This practice uses tractor and soil mover that are equipped with GPS or laser guided instruments so that the soil can move either by cutting or filling to create desired level. What are the advantages of using laser land leveling? Increase nutrient use efficiency, improves application and distribution efficiency of irrigation water, increases crop productivity, and helps in weed management. So these are the advantages of laser land leveling. This is the laser land leveler. Okay, laser beams are being received here by the leveler, and according to that laser aided beams, the leveling practice is done. The need for precision farming in India. इंडिया में प्रिसिजन फार्मिंग का ज़रूरत क्या है? इंडिया में आपको पता है कि लैंड डिग्रेडेशन डे बाय डे, जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो कन्वर्ट हो रहा है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है कुछ. सो डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज देयर, डिप्लीशन ऑफ लैंड इज देयर, पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी इज डिक्रीजिंग, देन द डंपिंग लैंड में कुछ कन्वर्ट हो रहा है, डिग्रेडेड लैंड में कुछ कन्वर्ट हो रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जुडिशियसली न्यूट्रिएंट जो है अप्लाई नहीं कर रहे. हम ज़्यादा केमिकल, जो हमारा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो करके हम ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे.
तो फिर वहाँ पे जो हमारा लैंड है हम जुडिशियसली यूज़ नहीं कर रहे, और ये सारी चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा जो एफिशिएंसी है, लैंड का यूज़ एफिशिएंसी हो गया, या फिर लैंड यूज एफिशिएंसी हो गया, या फिर जो भी फर्टिलाइजर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी हो गया, हम और अभी आप देखे हो कि चाइना में इरिगेशन वाटर को लेके बहुत क्राइसिस चल रहा है, जो कि एक मेजर इशू हो रहा है। देन सोशियो इकोनॉमिक नीड ऑफ एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड नो, देन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो ईल्ड है अभी बहुत हैम्पर हो रहा है, तो उसके वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट करना जरूरी है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी हम चेक कर सकते हैं यूजिंग प्रिसीजन एग्रीकल्चर। देन प्रिसीजन फार्मिंग इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू एड्रेस पॉवर्टी एलिवेशन, एनहांस क्वालिटी एंड फूड सिक्योरिटी। सो ये सारी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमको प्रिसीजन फार्मिंग का जरूरत है इंडिया में। And problems in adoption of precision agriculture technology, we have already discussed that fragmented land holding, small land holding होने से precision agriculture हम efficiently नहीं कर सकते। Lack of continuously monitoring the health and availability of natural resources, climatic aberration is a trending scenario. Then operational constraint due to different operational constraint, we cannot go for precision agriculture technology in our Indian condition. Then uncertainty in getting the various inputs, absence of long standing and uniform agricultural policy, lack of success stories. Success story ना होने की वजह से भी हम जो फार्मर्स है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते precision agriculture than our conventional agriculture, because farmers are more acquainted with the conventional agriculture practice. Then lack of local and technical expertise, land ownership, infrastructure and institutional problems are there. The strategy for introducing, how we can introduce precision agriculture in India. So there are different constraints we have already discussed. So हमको कैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करना है इंडिया में? पहले तो हमको फार्मर्स कोऑपरेटिव्स बनाना पड़ेगा, राइट। देन पायलट्स प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनपुट सप्लाईज एक्सटेंशन एडवाइजर एंड कंसल्टेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ओके, एक्सटेंशन वर्कर्स जो है उनका काम ही वही है, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। सो उनके थ्रू प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम जनरली उसको स्प्रेड कर सकते हैं। देन कंबाइंड इफोर्ट ऑफ रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लेज ए मेजर रोल इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन। सो गवर्नमेंट एंड रिसर्चर्स शुड वर्क टुगेदर। Then public agencies should consider supplying free data such as remotely sensed imagery to the universities and research institute involved in precision farming research. Okay, so suppose कोई इसरो कुछ रिसर्च कर रहा है, जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ पे रिमोट सेंसिंग के ऊपर बहुत सारे, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो ये सारे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनको डाटा मिल रहा है वो जगह शेयर करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ या फिर हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, तो फिर ये और भी ईजी हो जाता जो कि मैनेज करना, राइट। तो अगर कोलाबरेटिवली सब अगर काम करेंगे, गवर्नमेंट, डिफरेंट आईसीआर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफरेंट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो ये अगर अच्छे से काम करेंगे कोलाबरेटिव वे में, तो फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर काइंड ऑफ feasible in Indian condition also. What are our conclusion? So precision agriculture, as we have seen that this is the agriculture practice where we use the resources precisely with respect to variation in temporal and spatial variation of the resources, available resources. So यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग हो गया, जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी हो गया, यील्ड मॉनिटरिंग हो गया, ये सारे कुछ प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। रिसर्च ऑन प्रिसीजन फार्मिंग इज दैट इन्फेंस स्टेज आवर कंट्री। सो ये एक मतलब स्टार्टिंग स्टेज है प्रिसीजन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने का इन इंडिया। सो इन फॉरेन कंट्री, इन वेस्टर्न कंट्री, वी हैव सीन ऑलरेडी बीइंग they have already been spread. Precision agriculture is already being practiced in different Western countries like European countries, then USA, then Australia. This is being already being practiced. But in India, this is an infancy stage, so there is a lot of scope of precision agriculture in our country. Tools and techniques for assessing soil and yield variability for application of input need to be standardized at low cost and farmers friendly. So जो भी टेक्नोलॉजी हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हमको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एंड उसको जैसे भी फार्मर्स उसको अप्लाई कर सके उसको हमको ध्यान में रखना है। Precision farming may help farmers to harvest fruit and frontier technology without compromising on the quality and land produce. Okay. Then the precision farming would trigger a techno green revolution in India, which is the need of the hour. सो टेक्नो ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? हमको टेक्नोलॉजी को पहले ग्रीन रिवोल्यूशन किसके वजह से था? पहले ग्रीन रिवोल्यूशन HIV एंड हमारा जो
फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव क्रॉप्स जो वैरायटी आए उसके वजह से था। हम फर्टिलाइजर भी ज़्यादा यूज़ किए, देन इरीगेशन भी ज़्यादा यूज़ किए ताकि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा पाया। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रीन हाउस हमको ज़रूरत है, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमको एनवायरनमेंट को भी कंसिडर में लेना है, हमको फूड सिक्योरिटी को भी कंसिडर में लेना है, हमको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी कंसिडरेशन में लेना है, हमको डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लाइमेट कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर उसको भी कंसिडरेशन में लेना है। तो प्रिसिजन एग्रीकल्चर कैन बी द आंसर ऑफ ऑल दीज constraints. So we have to go for precision agriculture in near future to achieve more from less input, right? With this changing climatic scenario. So students, this was all about precision agriculture. I have tried my best to elaborate all the aspects of precision agriculture, like what is GIS, GPS, remote sensing, variable rate technology, etc. etc. So अगर आपको कोई भी डाउट है फर्दर, आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज एग्रीकल्चर Q&A, उसमें आप पूछ सकते हैं, राइट? अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब इट फॉर फर्दर लेक्चर्स, informative lectures, and you can join our telegram group और क्विजेस। वहाँ पे हम क्विज पोस्ट करते रहते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, आप वहाँ पे डाउट क्लियरेंस कर सकते हो। You can join our telegram group for regular updates, and make sure you are subscribing to my channel and you are pressing that bell icon so that you will never miss a lecture. See you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.